किसी भी राष्ट्र की सरकार का यह प्रमुख दायित्व होता है कि वह ऐसी कार्य योजनाओं और ऐसी नीतियों का फॉर्मेशन करे जिससे कि वहां के नागरिकों को न्याय मिल सके, साथ ही साथ उनके अधिकारों का संरक्षण भी किया जा सके, जिससे कि वह देश और भी ज्यादा विकास कर सके। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है, खासकर एनजीओ के संबंध में। एनजीओ के बारे में अगर बात करें तो इन्हें विदेशों से भी फंडिंग प्राप्त होती है। तो इन फंडिंग के माध्यम से देश में जो भी सुरक्षात्मक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। तो क्या परिवर्तन किया गया है एनजीओ से संबंधित प्रावधानों में, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं सलमान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। तो हमारा आज का टॉपिक है, क्या है एनजीओ के नए नियम। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार रूपरेखा देख लेते हैं कि वो कौन से विभिन्न पहलू हैं एनजीओ से संबंधित जिन पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इस खबर का स्रोत क्या है, खबर कहां से आई है। उसके बाद एनजीओज यानी गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद एनजीओ से संबंधित क्या कोई संवैधानिक प्रावधान है, यदि है तो वह प्रावधान क्या कहते हैं और भारतीय संविधान में उनका उल्लेख कहां पर किया गया है। इसके बाद इससे संबंधित एक अधिनियम है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसे संक्षिप्त में एफसीआरए कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि यह किस तरह से जो ये एनजीओज हैं इनके ऊपर प्रबंधन करता है, किस तरह से एनजीओज को ये रेगुलेट करता है और हाल फिलहाल में इस अधिनियम में क्या बदलाव लाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हुए भारत में एनजीओज का वर्तमान क्या परिदृश्य है, इन तमाम बातों पर बात करके अंत में एक प्रश्न के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमारी खबर का स्रोत क्या है। ये जो खबर है ये फर्स्ट पोस्ट अखबार में से आई हुई है, उसके एक्सप्लेन सेक्शन से है, जिसका टाइटल है द न्यू रूल्स फॉर एनजीओज दैट गेट फॉरेन फंडिंग, यानी कि ऐसे नए प्रावधान जिसमें जो एनजीओज हैं वो विदेशों से फंडिंग प्राप्त करते हैं। तो इन फंडिंग के लिए क्या प्रावधान किए गए थे और अब क्या प्रावधानों में बदलाव किया गया है, आज की इस वीडियो में हमारा फोकस इन्हीं बातों पर रहेगा। लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि एनजीओज क्या होते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी गैर सरकारी संगठन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह सरकारी संगठन नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक ऐसे संगठन है जो कि सरकार के द्वारा संचालित नहीं किए जाते हैं। और इनका जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है इन संगठनों का, समाज में हाशिए पर रह रहे लोग, चाहे वो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज से हो, चाहे वो महिला वर्ग से कोई महिला हो, या बाल शोषण के लिए कोई भी मुद्दा सामने आ रहा हो, या एससी एसटीज के लिए कोई मुद्दा हो, यानी कि कुल मिलाकर के ये कह ले कि ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, या उनका विकास शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर नहीं हो पाया है, तो उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों को उजागर करके सरकार के समक्ष लाना है और साथ ही साथ इन मुद्दों का क्या उचित समाधान हो सकता है, इसको भी सुझाते हुए ऐसे लोगों के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मदद करना होता है। यानी कि ये समाज में खासकर सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मानव प्रजाति का भला हो सके और समाज में इक्विटेबल न्याय प्राप्त हो सके सभी को। और ये सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, ये मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। और ये जो एनजीओज होते हैं ये सामान्यतः आम नागरिकों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और ये लाभ कमाने के पर्पज से भी कार्य नहीं करते हैं, यानी कि इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना या लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज की सेवा करना ही इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। अब इनकी भूमिका क्या है उसके कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले अंतर को भरना। किसके अंतर को भरना? सरकार की नीतियों में जो कमियां रह गई हैं, जिसकी वजह से जो नागरिक समाज है सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक या कुछ
वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस खामियों को पाटते हुए लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने का कार्य करना। इसका अगर उदाहरण देखें तो कोविड-19 के समय जो प्रवासी श्रमिक थे, एनजीओज के द्वारा उनकी मदद की गई, यानी कि जो कार्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी आपदा के समय सरकार कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान नहीं कर पाई कि सभी को एक ही समय पर इसका लाभ मिल सके। उसकी जो योजनाएं थी कोविड-19 के समय, जो भी प्रबंधन किए गए थे, कुछ ऐसे वर्ग रह गए थे, कुछ ऐसे वंचित लोग रह गए थे कि जहां पर उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया था, जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिल पाई थी। तो बहुत सारे एनजीओज ने आगे आ करके इन लोगों की मदद की थी। दूसरा है ये अधिकार संबंधी भूमिका, यानी कि लोगों के अधिकारों के संरक्षण का भी कार्य ये करते हैं। खासकर ये एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करते हुए। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? यानी कि ऐसे समूह जो कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार के समक्ष सवाल उठाते हैं, उनसे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद सहभागी शासन में इनकी क्या भूमिका है? कुछ नागरिक समाज की पहलों की अगर बात करें तो उनके द्वारा कुछ ऐसी भी पहल की गई हैं जिससे कि पथ तोड़ने वाले कानून में इनकी भूमिका देखने को मिली है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार हम देख सकते हैं जो कि 2009 में आया था। उसके बाद आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना के अधिकार वर्ष 2005 में, इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम को भी हम देख सकते हैं। अब इनसे जुड़े कुछ मुद्दे भी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में, और उन मुद्दों में मुख्य रूप से यह है कि ये जो एनजीओज हैं आजकल इनका चलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कहीं भी आप देखें तो लोगों के द्वारा नए नए एनजीओज का फॉर्मेशन किया जा रहा है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं, यानी कि एनजीओज फॉर्मेशन के पीछे कहीं ना कहीं उनका आर्थिक लाभ कमाना उद्देश्य होता है। यानी कि एनजीओज का जो प्रमुख उद्देश्य है उससे इतर होते हुए आर्थिक लाभ कमाने के लिए भी एनजीओज का फॉर्मेशन या गठन किया जाने लगा है। तो इन्हीं तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो ये इससे संबंधित अधिनियम है उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। इनको भी हम लोग अभी आगे की स्लाइड में चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुछ मुद्दे वो कौन से हैं जिन पर ध्यान देना सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो पारदर्शिता में कमी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उद्देश्य ये कुछ बताते हैं। यानी कि जब ये रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी भी एनजीओ का गठन करते हैं तो उद्देश्य लोगों को कुछ बताते हैं, लेकिन उस उद्देश्य के पीछे ये कुछ और ही अपना हित साध रहे होते हैं। साथ ही साथ इनकी विश्वसनीयता में कमी भी देखने को मिली है। इसके पीछे भी यही कारण है कि जिस पर्पस से एनजीओ का गठन किया जाता है उस पर्पस को सर्व न करते हुए किसी अन्य कार्य में भी लिप्त बहुत सारे एनजीओ पाए गए हैं। विकास संबंधी गतिविधियों में भी कमी देखने को मिलती है। तो ये तमाम इससे संबंधित उभरते हुए मुद्दे हैं जिसको निसंदेह रूप से सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाना समाज के हित में देखा जा रहा है। अब बात करें भारत में एनजीओ की संख्या में, तो 2020 में गाइड स्टार इंडिया की पोर्टल पर 10,000 से अधिक सत्यापित एनजीओ और 1600 से अधिक प्रमाणित एनजीओ थे। वही नीति आयोग का जो पोर्टल है एनजीओ दर्पण, उस पर भी अगर बात करें तो 1,43,946 एनजीओ पंजीकृत हैं। भारत जो है, भारत में रूस के बाद सर्वाधिक एनजीओज हैं। यानी कि रशिया की बात करें या रूस की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा एनजीओ रशिया में है। उसके बाद कहां पर है? इंडिया में, यानी भारत में। तो ये एनजीओ की संख्या रही। अब एनजीओ क्या है? एनजीओ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात करें तो सबसे पहले भारतीय नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, उन मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में नागरिकों द्वारा संघ, सहकारी समिति और सभा का गठन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 में भी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, संवाद संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना आदि का उल्लेख किया गया है।
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 1945 की बात करें तो इसके अध्याय 10 का अनुच्छेद 71 ऐसा कहता है कि ऐसे संगठनों की चर्चा की जानी चाहिए या ऐसे संगठनों का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए कि जो कि मुनाफे के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि नागरिक समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं। ऐसा जिक्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 1945 के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में देखने को मिलता है। वहीं जिनेवा कन्वेंशन की बात करें 1949 तो यह कहता है कि सरकार जो है नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर कार्य नहीं कर सकती है। यानी कि सरकार उनके विकास के लिए कार्य तो करती है लेकिन बहुत सारे तबके, बहुत सारे वर्ग या बहुत सारे पहलू ऐसे रह जाते हैं जहां पर निसंदेह रूप से कमियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में जनता को भी भागीदार बनना होगा। जहां पर जनता की भागीदारी की परिकल्पना की गई है वहीं पर एनजीओ की परिकल्पना इसके परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है जो निसंदेह रूप से नागरिक समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो ये इससे संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है। अब क्या बात करते हैं कि इससे संबंधित जो फंडिंग विदेशों से मिलती है एनजीओस को, उसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या प्रावधान किया गया है। तो एक नियम बनाया गया है, एक अधिनियम है, एक एक्ट है जिसे हम विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहते हैं। यानी कि इसे संक्षिप्त में हम FCRA कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह जो एक्ट है वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि ऐसी संभावना देखी जा रही थी क्योंकि विदेशों के द्वारा एनजीओज में फंडिंग करके भारत में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको उजागर किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत की जो संप्रभुता है और जो इसकी एकता और अखंडता है उसको भी क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा सकता है। तो इस एक्ट की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो विदेशी चंदे हैं या जो विदेशी फंडिंग है उसको नियंत्रण करने का प्रावधान है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी एनजीओज हैं उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना होगा। साथ ही साथ उन्हें एक अकाउंट भी एनजीओ के नाम से खुलवाना होगा जो कि दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाना होगा। साथ ही साथ पंजीकरण कराते समय एनजीओज ने जो भी अपना उद्देश्य बताया है तो जो विदेशों से चंदा प्राप्त होता है या जो फंडिंग होती है उस फंडिंग का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रावधान में ये बातें कही गई हैं। साथ ही साथ इस एनजीओज को अपना वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करना आवश्यक किया गया है। इसके अलावा कोई भी एनजीओ जो है दूसरे एनजीओ में विदेशी फंडिंग का जो भी पैसा है उसको दूसरे एनजीओ में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यानी कि धन का हस्तांतरण किसी अन्य एनजीओ को नहीं किया जा सकता। इस प्रावधान में ये सारे नियम शामिल किए गए हैं। अब FCRA यानी इस प्रावधान में अभी हाल फिलहाल में क्या बदलाव किया गया है इसको देखते हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से विदेशी फंडिंग को देखते हुए और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रख करके किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है? इसमें मुख्य रूप से 2 खंड जोड़े गए हैं, खंड BA और खंड BB। तो खंड BA जो है विदेशी अंशदान यानी विदेशी फंडिंग से प्राप्त जो भी पैसा है उसके द्वारा जो भी चल संपत्ति बनाई गई है उसका विवरण सरकार को देने की बात करता है। कब देने की बात करता है? जो वित्त वर्ष है उसका जो आखिरी दिन होता है 31 मार्च, किसी भी वित्तीय वर्ष का जो आखिरी दिन होता है वो 31 मार्च होता है भारत में, और जो शुरुआत होता है पहला दिन होता है वो 1 अप्रैल से होता है। तो वित्तीय वर्ष के लास्ट दिन तक जो भी चल संपत्तियों का विवरण है उसे सरकार को देना होगा इस खंड के अंतर्गत। और ये जो चल संपत्ति बनाई गई है ये विदेशी फंडिंग के माध्यम से। वही BB क्या बात करता है कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से जो भी अचल संपत्तियां बनाई गई हैं किसी एनजीओ के द्वारा उनका भी विवरण देना होगा 31 मार्च तक। अब इसके अलावा विदेशी फंडिंग से जो भी चल संपत्तियां खरीदी गई हैं, बेची गई हैं या कोई भी संपत्ति अधिग्रहित की गई है तो इसका पूरा विवरण जो है
जो बैलेंस शीट में इन्होंने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका पूरा विवरण सरकार को दिया जाना चाहिए। वहीं अचल संपत्तियों के मामले में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है कि जो एनजीओ ने अपने बैलेंस शीट में संपत्ति का विवरण दिया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ अचल संपत्ति के मामले में जो भी मकान खरीदे गए हैं, जो भी भवन खरीदे गए हैं, जो भी जमीनें खरीदी गई हैं, वो कहाँ पर हैं, उनका आकार क्या है और उनका मूल्य क्या है, ये सारा विवरण इसके अंतर्गत देना होगा। तो ये बदलाव जो है इस अधिनियम में किए गए हैं। अब हाल फिलहाल में देखें भारत में एनजीओ का वर्तमान दृश्य में क्या परिदृश्य है। तो पिछले 3 वर्षों में 55,449 करोड़ रुपए जो है फंडिंग के रूप में भारतीय एनजीओ को प्राप्त हुए हैं। इसमें दिल्ली में सर्वाधिक फंडिंग प्राप्त हुई है, यानी कि दिल्ली के जो एनजीओ हैं जितनी भी ये धनराशि विदेशों से प्राप्त हुई है फंड के रूप में, तो उसमें जो सर्वाधिक हिस्सा है, सर्वाधिक जो पैसा प्राप्त हुआ है वो दिल्ली के एनजीओ को प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इन्हें जो है क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर विदेशों से फंडिंग प्राप्त हुई है। और संसद में जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने आंकड़ा दिया है उसकी अगर बात करें तो जुलाई 16 तक देश में 16,301 एनजीओ वैध हैं, यानी कि इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एफसीआरए अधिनियम के अंतर्गत करवाया है। इसके पहले का जो आंकड़ा है वो नीति आयोग के पोर्टल पे आंकड़ा है। उनमें से जरूरी नहीं है कि सभी का रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंतर्गत किया गया हो। तो यहां पर सरकार ने वही आंकड़ा प्रस्तुत किया है जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एनजीओ हैं। अब बात कर लेते हैं अंत में एक सवाल पर जो आप मेंस के मद्देनजर, मेंस परीक्षा के मद्देनजर आप लोग लिख सकते हैं। तो सवाल ये है, भारतीय समाज में एनजीओ ने निसंदेह रूप से सरकारी नीतियों को पाटने का कार्य करते हुए आम जन को लाभान्वित किया है। ऐसे में एनजीओ की विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करना किस हद तक सही है, समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर आप लोग 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये आज की सारी बातें जो रही एनजीओ और उससे संबंधित प्रावधानों से रही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।